हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 9th का एक कॉमन टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आप लोगों ने सुना ही होगा ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन इट मींस गुरुत्वाकर्षण बल। इट मींस एक तरह का ग्रेविटी का फोर्स जो किसी भी चीज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हम आज उसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट स्टेटमेंट, देन एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी। इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है विथ अ फोर्स। किसके साथ अट्रैक्ट करती है? एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है whose magnitude is directly proportional to the product of their masses। और उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है? उन दोनों बॉडीज का जो मास होता है उनका प्रोडक्ट उस बॉडी के फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड उसी फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इट मींस and the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। it means उसी फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इट मींस उन दोनों बॉडी के बीच की दूरी का वर्ग। क्लियर है बच्चों? तो इसी स्टेटमेंट्स को हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। सो फर्स्ट वी ड्रॉ two bodies. Name of the first body is A and name of the other body is B। and अगर हम इस यूनिवर्स में किन्हीं भी दो बॉडी को सपोज कर रहे हैं तो ये संभव है कि उन दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट हो सकता है। सो फर्स्ट वी लेट मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज m1 एंड मास ऑफ द सेकेंड बॉडी इज m2। अब जब दो बॉडीज का मास डिफरेंट है, इट मीन जैसे चॉक और डस्टर है, इन दोनों का मास डिफरेंट होगा तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगी। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस के कारण ही तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। अगर ये दोनों पास में है ना तो अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्शन हो रहा है, बिकॉज बीच में डिस्टेंस ही नहीं है ना। इसलिए हमने इन दोनों के बीच में क्या रखी है, एक डिस्टेंस रखी है। और डिस्टेंस कितनी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है r। क्या इतना क्लियर है आप सभी को ना? अब वापस से हम स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या कह रहा है यूनिवर्सल लॉ? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है विथ अ फोर्स। एक फोर्स के साथ। किसके साथ अट्रैक्ट करती है? एक फोर्स के साथ। whose magnitude is directly proportional to the product of their masses। उस अप्लाइड होने वाले फोर्स कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ द बॉडी। उन दोनों बॉडी का जो मास होता है उसका प्रोडक्ट होता है, वो उनके फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन व्हाट वी राइट, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्या इतना समझ में आया? आगे का स्टेटमेंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड इनवर्सली, एंड मतलब कौन? वही सेम फोर्स। इट मींस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? r है। इट मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। या हम ये भी लिख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट्स क्लियर? नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। देन what we do now, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें LHS क्या दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। देन हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी राइट F is proportional to m1 m2 upon r square। It's clear? Now हम सभी जानते हैं when we remove the proportionality sign we use कांस्टेंट वेरिएबल। देन कौन से कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करेंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं।
तो इस ग्रेविटेशन टॉपिक में जो हम यूनिवर्सल कांस्टेंट लेते हैं उसे बोलते हैं जी। जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे क्या लगाएंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी लगाएंगे। जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला भी किसके इक्वल चल रहा है, फोर्स के। तो इस कंडीशन में इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, ठीक है। देन इसी फॉर्मूले से हम इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि हम r स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस f में कर दें और इस m1 m2 को कहां लिया है, अपॉन में लिया है, तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल चले जाएगा, g के। देन हम लिख सकते हैं g इज इक्वल्स टू f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है। देन अब अगर हम इसकी SI यूनिट निकालना चाहें g की, ठीक है, g क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, where g is the universal constant, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक। चलो अब इसकी SI यूनिट बनाते हैं। तो g को g लिखेंगे एज इट इज। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर। बट यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अपॉन m1 m2 बोथ आर मासेस, इट मींस मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। देन अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। देन व्हाट वी राइट, वी राइट g इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। दिस इज द SI unit of gravitational constant g, and we talk about dimensional formula. Then we write g is equals to m minus 1 l 3 and t minus 2. This is the dimensional formula of universal constant of g. So clear? Thank you.